नमस्कार दोस्तों, मैं देवकी नंदन राठौर ज्ञान गंगा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अब तक हम इतिहास के कुछ शाकों के बारे में, कुछ युद्धों के बारे में, महत्वपूर्ण शासक जो थे उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए चौहानों से एक शासक और आज मैं आपके सामने लाऊंगा। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पृथ्वीराज चौहान तृतीय। दोस्तों, उसको पढ़ने से पहले मैं आपका सभी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। दोस्तों, आप ऑनलाइन क्लासेज में बहुत अच्छी भागीदारी निभा रहे हैं। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अधिक से अधिक व्यक्तियों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं पृथ्वीराज चौहान तृतीय की। पृथ्वीराज चौहान तृतीय। दोस्तों, ये चौहानों में हम बात करें, शाकंभरी के चौहान जो हुए हैं, महत्वपूर्ण चौहान हुए हैं, उनमें से एक वहां का अजमेर का, या हम कह दे दिल्ली का, या शाकंभरी के चौहानों का अंतिम चौहान शासक बताया जाता है। पृथ्वीराज चौहान जो था, इसके बारे में हम बात करें दोस्तों, तो इसमें महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसके बाद से भारत में एक बहुत बड़ा बदलाव हो जाता है दोस्तों, और यह अंतिम हिंदू सम्राट कहलाता है, अंतिम हिंदू भारत का शासक माना जाता है दोस्तों। तो इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों, इसके बारे में कुछ जानकारी लेने से पहले मैं आपको बता दूं किस तरीके से हम जानकारी लेंगे। पहले इसके परिवार के बारे में बात करेंगे, फिर इसके साम्राज्य के बारे में बात करें, राज्य के बारे में बात करेंगे, या प्रशासन। दोस्तों, इसके बाद में हम इसके विजयों के बारे में बात करेंगे। विजय हैं, इसके अभियान हैं दोस्तों, इनके बारे में हम बात करेंगे। और दोस्तों, यदि आप बहुत अच्छे रोचक तरीके से इसको देखना चाहते हैं, इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो अंत तक क्लास में बने रहिए दोस्तों। हम शुरुआत करते हैं इसके पारिवारिक स्थिति से। दोस्तों, इसके पिता के बारे में यदि हम बात करें तो पिता थे सोमेश्वर। इसकी माता की बात करें, माता थी कमला। दोस्तों, ये कमला जो थी, ये दिल्ली के अनंगपाल तोमर की पुत्री थी। अनंगपाल तोमर की पुत्री थी। दोस्तों, इसको कर्पूर देवी भी कहा जाता है, देवी भी कहा जाता है। दोस्तों, इसी के बाद में हम बात करते हैं कि इसके दादा जो थे, दादा के बारे में आपने सुना होगा दोस्तों, आना जी, जिन्होंने आना सागर झील का निर्माण करवाया था, अर्णोराज जिसे कहा जाता है। कि जो पत्नी थी, वो पत्नी थी इसकी दोस्तों इच्छिनी। इच्छिनी बताई जाती है आबू के राजा सलख की पुत्री, सलख की पुत्री। दोस्तों, आबू का एक राजा सलख था जिसकी पुत्री थी, और इससे संबंधित जो विवाद उत्पन्न हुआ था उसके बारे में मैं आपको क्लास में आगे बताऊंगा दोस्तों। वहां पर आगे विशेष चर्चा करेंगे। इसी के बाद में हम बात करें, इसकी दूसरी पत्नी थी, या हम कह दे प्रेमिका। जो प्रेमिका थी वो संयोगिता। तो दोस्तों, संयोगिता के बारे में आपने बहुत सुना होगा, और इस संयोगिता के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं अच्छे से, तो दोस्तों आगे इस मामले में भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए, और आगे इसके साम्राज्य प्रशासन के बारे में, इसके विजय अभियानों के बारे में, इन संबंधों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो इसकी प्रेमिका संयोगिता थी, जो जयचंद की पुत्री थी, जयचंद गढ़वाल। दोस्तों, जयचंद गढ़वाल कहाँ का था? कन्नौज का। इसके बारे में बहुत बड़ी रोचक कहानी है दोस्तों, उसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। दोस्तों, ये तो रहा इसके पारिवारिक स्थितियों के बारे में। अब हम बात करते हैं कि इसकी उपाधियों के बारे में बात करें, तो इसकी उपाधि जो थी, इसकी उपाधि एक तो थी राय पिथोरा। इसने राय पिथोरा नाम से एक दिल्ली में एक किला भी बनवाया था। उसके बाद इसकी दूसरी उपाधि थी दलपंगुल। दोस्तों, दलपंगुल के बारे में बात करें तो दलपंगुल का मतलब होता है विश्व विजेता। हसन निजामी, जिसने एक पुस्तक लिखी थी ताज उल मासिर, ताज उल मासिर,
पुस्तक के अंतर्गत हसन निजामी ने कहा था कि पृथ्वीराज चौहान जो था वह विश्व विजेता बनना चाहता था। दोस्तों ये रही इसकी पारिवारिक स्थितियों के बारे में। साम्राज्य प्रशासन की बात करें तो दोस्तों इसका शासनकाल रहा है 1152 तक। अब हम बात करें कि इसके प्रशासन किस तरीके से, तो दोस्तों इसका जो जन्म हुआ था, जन्म 1166 में हुआ था। स्थान था अहिल पाटन गुजरात। दोस्तों अहिल पाटन में इसका जन्म हुआ। अब देखिए ठीक 11 वर्ष की अवस्था में शासक बनता है। या राज्याभिषेक हम बात करें, राज्याभिषेक, दोस्तों इसका राज्याभिषेक जो हुआ था वह हुआ था 11 वर्ष की अवस्था में अजमेर में। कहां पर? अजमेर में 11 वर्ष का मात्र ये था, उस समय इसका राज्याभिषेक हो गया था। दोस्तों इसका सेनापति जो था भुवन कमल, और दोस्तों इसका जो प्रधानमंत्री था कदमवास। दोस्तों ऐसा कहते हैं कि इसके प्रशासन पर सबसे इंपोर्टेंट व्यक्ति रहे ये कदमवास और भुवन कमल। इसके बाद में हम बात करें कि जैसे ये 11 वर्ष की अवस्था में, यानी 1177 में जब ये शासक बनता है तो उस समय मात्र इसकी 11 वर्ष की आयु थी। और इस समय इसका जो प्रशासक का जो कार्य देखा था, या जिसे हम संरक्षिका कहें, इसकी संरक्षिका जो रही है कर्पूर देवी रही है, जो इसकी माता थी। दोस्तों इस प्रकार से इसका प्रशासन चला। अब ये रहा इसकी विशेषता। अब इसके बाद में प्रशासन में और चीज हम देखते हैं दोस्तों, वो प्रशासन में देखिए इसके दरबारी कवियों के बारे में यदि हम बात करें यहाँ पर, तो दोस्तों इसके 2 प्रमुख दरबारी कवि थे। उन दरबारी कवि, दोस्तों इसके 2 दरबारी कवि थे। नंबर 1 जिसको हम चंद्रवरदाय कहते हैं, ये इसका मूल नाम बताया जाता है पृथ्वी भट्ट। अब देखिए दोस्तों इसके बाद में दूसरा दरबारी कवि था जयानक। दोस्तों इन दोनों की विशेष बात करें तो इसने चंद्रवरदाय ने एक ग्रंथ लिखा था पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो, और इसने जो ग्रंथ लिखा था दोस्तों जयानक भट्ट ने, पृथ्वीराज विजय। दोस्तों इन दोनों ग्रंथों में और भी ग्रंथ हैं जिनके माध्यम से पृथ्वीराज चौहान के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। दोस्तों इस पृथ्वीराज रासो की एक विशेषता यह रही है कि इस चंद्रवरदाय के बाद में इसके पुत्र जल्लन ने इस ग्रंथ को पूरा किया था। ये जो चंद्रवरदाय का पुत्र था दोस्तों, तो इस प्रकार से ये चंद्रवरदाय ने एक ग्रंथ लिखा पृथ्वीराज रासो, जो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथ है दोस्तों। इसके बाद में यदि हम बात करें कि यहाँ पर क्या स्थिति रहती है, ये रहा इसका साम्राज्य के बारे में, इसके प्रशासन के बारे में। इसका जन्म 1166 में अहिलपाटन गुजरात में हुआ। उसके अलावा राज्याभिषेक 1177 में 11 वर्ष की अवस्था में इसका हुआ। उसके बाद में सेनापति भुवन कमल था और प्रधानमंत्री कदमवास था। उसी प्रकार इसकी संरक्षिका जो रही है कर्पूर देवी रही है दोस्तों। और इसका दरबारी जो कवि है वो चंद्रवरदाय है, जयानक भट्ट है, जनार्दन है, और भी कवि रहे हैं। तो दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसके प्रशासन की रही। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके विजयों की, अभियानों की। इन विजयों और अभियानों की यदि हम बात करें तो देखिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि इसने प्रथम विजय कब की, किस पर की, ये क्वेश्चन भी दोस्तों इंपॉर्टेंट रहता है और ये एग्जाम में पूछा हुआ है। तो दोस्तों हम बात करें कि इस पृथ्वीराज ने अपनी पहली विजय जो थी, पहली विजय ये की थी 1178 में दोस्तों। 1178 में नागार्जुन था,
जो कि इसका चाचा लगता था। दोस्तों आपने विग्रहराज चतुर्थ के बारे में पढ़ा होगा, विग्रहराज चतुर्थ का यह बेटा था। और दोस्तों इसने जैसे ये छोटी सी आयु में जैसे शासक बना पृथ्वीराज, तो इसने विद्रोह कर दिया। दोस्तों सबसे पहले भटिंडा के युद्ध में, भटिंडा के युद्ध में इसे पराजित किया था दोस्तों, और इसका दमन कर दिया, किसका, नागार्जुन का। और यही इसकी पहली विजय मानी जाती है दोस्तों। इसके बाद इसने अपने साम्राज्य को विस्तारित करने, अपने विद्रोह जो थे उनका दमन करने का कार्य किया दोस्तों। इसके बाद में 1178 के बाद में दूसरी बात हम बात करें कि 1182 में एक जाति थी भंडानक। भंडानक जाति जो थी दोस्तों इस सतलज क्षेत्र में रहती थी। कौन से, सतलज जो नदी है उसके इर्द गिर्द रहती थी, और इस क्षेत्र के में रहने वाली जाति थी और खुंखार जाति बताई जाती है दोस्तों। जैसे ये शासक बना तो इस सतलज नदी को पार कर कर आगे बढ़कर और पृथ्वीराज चौहान के साम्राज्य को क्षति पहुंचा रहे थे, इससे विद्रोह कर रहे थे। 1182 में भंडानक जाति को इसने पूर्णतः समाप्त कर दिया, और ये इसकी बहुत बड़ी विजय रही है। इसके बाद में 1182 में ही इसने चंदेल वंशी राजा जो महोबा का शासक था इसका दमन किया था, अर्थात महोबा का शासक परमार्दी देव, तो ये चंदेल शासक था, इसका दमन किया, अर्थात इससे युद्ध किया और इस महोबा पर इसने अपने अधिकार कर लिया था। दोस्तों परमार्दी देव की तरफ से दो इसके सेनापति थे, आल्हा और उदल। दोस्तों ये आल्हा उदल जो दो सेनापति थे ये लड़ते हुए वीर गति को पाते हैं। दोस्तों इसके बारे में बताया जाता है कि आल्हा और उदल जो थे परमार्दी देव के मात्र 18-20 वर्ष के बालक रहे होंगे, सेनापति थे ऐसे। और दोस्तों ये यहाँ से चले जाते हैं जयचंद के पास, वहां पर उसके साम्राज्य में जाकर ये नौकरी कर लेते हैं। परंतु दोस्तों जब जैसे ही पृथ्वीराज चौहान ने महोबा के ऊपर आक्रमण किया तो कहा जाता है कि आल्हा उदल की जो माँ थी उसने उनको ललकारा, उनको बुलाया और उनको समझाया कि जो हमारी मातृभूमि है कौन सी, महोबा, इसके लिए युद्ध करो। और दोस्तों ऐसा कहते हैं कि आल्हा उदल युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। इनके धड़ लड़ते रहे, इनके सर कट गए, करबंद इनके लड़ते रहे। तो दोस्तों इनकी आज भी उस महोबा क्षेत्र जो है यहाँ पर इनकी वीरता के चर्चे गाए जाते हैं, वीरता के गीत गाए जाते हैं। ये इसकी स्थिति। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि 1184 में गुजरात का एक शासक था भीमदित्ते और पृथ्वीराज का पिता सोमेश्वर, ये दोनों की अच्छी मित्रता हुआ करती थी। परंतु एक बार अब क्या हुआ कि एक स्थान है आबू का राजा था सलक और उसकी एक पुत्री थी इच्छिनी, और इससे विवाह करना चाहता था भीमदित्ते। दोस्तों ये तो एक सामान्य कारण बताया जाता है, परंतु साहित्य कारण है। उसके अलावा यदि हम बात करें, यदि ऐतिहासिक कारणों की बात की जाए तो ऐतिहासिक कारणों के अंतर्गत इसमें जो मनमुटाव था वो क्या था दोस्तों, वो अपने साम्राज्य का विस्तार था। और आप जानते हैं कि जब साम्राज्य के विस्तार के लिए एक दूसरे की ओर बढ़ रहे थे तो बीच में आबू का जो था ये पड़ता था, और यहां पर राजा सलक राज्य करता था। हालांकि दोस्तों कहीं पर इतिहासकारों ने यह भी कहते हैं कि राजा सलक के नाम का वहां पर उस समय कोई शासक नहीं था, परंतु आबू के राजा इसकी पुत्री थी इच्छिनी। दोस्तों ऐसा कहते हैं कि भीमदित्ते इच्छिनी से विवाह करना चाहता था, परंतु इच्छिनी जो थी दोस्तों पृथ्वीराज चौहान को उसकी वीरता के चर्चों को सुनकर उस पर विवाह करना चाहती थी। और पृथ्वीराज को भी जब इस बात का पता लगता है तो वह इच्छिनी से विवाह कर लेता है, जो इसकी पत्नी रही है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करते हैं, ये तो रहा ये विशेषता इसकी अभियानों की। जो इसका मुख्य बात हम बात करेंगे, अब दो जगह की हम बात करते हैं विजय अभियानों के अंतर्गत। एक तो हमारा आता है
जयचंद के साथ इसका कैसा संबंध रहा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एक उसके अलावा मोहम्मद गौरी के साथ इसके कैसे संबंध रहे, किस तरीके से संबंधों में हेर फेर होता है, किस तरीके से यहाँ पर विशेषताएं बनती है, तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अगली बात करते हैं हम। तो दोस्तों देखिए, इसके बारे में हम बात करें कि यहाँ पर जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय था, इसका जयचंद के साथ संबंध कैसा था, किस तरीके से बिगड़ा, ये सारे हम बात करते हैं। एक छोटा सा सब टॉपिक यहां पर मैं लिख देता हूं दोस्तों, इसे कन्नौज और पृथ्वीराज के संबंध। दोस्तों इनके संबंधों के बारे में बात करें, पृथ्वीराज चौहान तृतीय और कन्नौज के बारे में संबंधों की बात की जाए तो इसके संबंधों में सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि इसकी एक पुत्री थी। कन्नौज का शासक कौन था दोस्तों? जयचंद। दिख रहा होगा दोस्तों, चलिए मैं ब्लैक पेन से लिखता हूं, जयचंद। दोस्तों जयचंद जो था, इसका पिता जो थे विजय चंद। पृथ्वीराज के पिता जो थे वह थे सोमेश्वर। अब देखिए दोस्तों, इसका विवाह हुआ दिल्ली, इसका विवाह हुआ दिल्ली, अर्थात दोनों का विवाह दिल्ली हुआ। राजा कौन था? अनंगपाल। दोस्तों इस प्रकार से यहां पर विजयपाल का संबंध अनंगपाल की पुत्री से, सोमेश्वर का संबंध अनंगपाल की पुत्री से, अर्थात दोनों की पत्नियां जो थी वह बहिनें बताई जाती है दोस्तों। और जब बहिनें थी तो जयचंद और पृथ्वीराज मौसेरे भाई हुए। अब देखिए यहाँ की स्थितियां क्या बनती है दोस्तों। प्रमुख कारण जो बताया जाता है वह क्या कारण था, ये इंपॉर्टेंट, दिल्ली। परंतु यही कारण आगे चलकर क्या बन जाता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है, संयोगिता वाला। वो कैसे है? तो दोस्तों देखिए, ऐसा कहते हैं कि अनंगपाल तोमर जो था, इसने अपने दोहिते पृथ्वीराज को अपना उत्तराधिकारी अर्थात दिल्ली का शासक बना दिया था, दिल्ली का शासक मान लिया था। अब देखिए, परंतु ये जयचंद भी क्या करना चाहता था, यहां दिल्ली की सत्ता को हड़पना चाहता था या दिल्ली की शासक बनना चाहता था। अब देखिए यहां पर स्थिति ये बनी, तो दोनों के बीच मनमुटाव चल ही रहा था। अब यहां पर पृथ्वीराज, इसकी एक पुत्री थी, उस पुत्री का नाम था दोस्तों संयोगिता। अब संयोगिता जो थी, यहां पर क्या होता है, इसकी प्रमाणिकता के बारे में मैं चर्चा करूंगा दोस्तों। अभी प्रमाणिकता कितनी बताई जाती है, कौन कौन से विद्वान है जो अलग अलग बात कर रहे हैं, कौन कौन इसको सत्यता मानते हैं, कौन इसको कारण को सही मानते हैं। तो देखिए यहां पर हम बात करते हैं, पहले संयोगिता वाली बात कर लेते हैं कि पृथ्वीराज चौहान कहां जाएगा? दिल्ली। जयचंद का ननिहाल भी दिल्ली था, तो इसकी पुत्री भी दिल्ली जाया करती थी। तो दोस्तों जब ये दोनों दिल्ली जाया करते थे, यह ऐसी स्थिति बनी कि दोनों ने एक दूसरे को देखा, दोनों एक दूसरे पर मंत्रमुग्ध हुए और दोनों के बीच में प्रेम हुआ। और दोस्तों जब प्रेम हुआ तो इतना हुआ, ये कहने लगा कि मैं तेरे पिता से बात कर लूंगा, मैं तेरे से शादी करना चाहता हूं। इसने कहा कि ठीक है आप बात कर लेना। परंतु यहां पर देखिए दोस्तों, स्थितियां क्या बनी हुई थी। जयचंद्र किसको लेकर? दिल्ली को लेकर पृथ्वीराज से घिरा हुआ था। अब यहां पर होता क्या है दोस्तों, जब इस बात का पता जयचंद को चलता है कि मेरी पुत्री जो है पृथ्वीराज से प्रेम करती है, स्नेह करती है, तो दोस्तों इसने मना कर दिया और इसने एक तरीका निकाला। इसने क्या किया, यहां पर स्वयंवर। स्वयंवर दोस्तों आप जानते हैं स्वयंवर का मतलब क्या होता है? स्वयं वर, जो वर्ण करती है, स्वयं यानी स्वयं, यानी लड़की स्वयं अपने वर का चुनाव करती है, वर्ण करती है, अर्थात वर को चुनती है। तो ये स्वयंवर था। आपने महाभारत कालीन हम द्रौपदी का स्वयंवर देखें, उसके अलावा हम बात करें सीता रामायण कालीन सीता का स्वयंवर देखें, तो वहां पर इस तरीके से स्वयंवर रखा गया। अब देखें यहां पर घटना क्या होती है कि इस जयचंद ने इस स्वयंवर में, जो जयचंद था, इसने इस स्वयंवर में
भारत के अन्य राजाओं को तो आमंत्रित किया, परंतु इसका अपमान करने के लिए इसको निमंत्रण नहीं भेजा। पहली बात, पहला अपमान, ये पी गया घूंट, खून का घूंट पी गया, ठीक है कोई बात नहीं। उससे ज्यादा घोर अपमान कैसा हुआ दोस्तों कि यहाँ पर जो अपमान होता है वो किस तरीके से होता है कि संयोगिता यानी स्वयंवर में जो द्वारपाल था, द्वारपाल की जो जगह होती थी उस जगह पर पृथ्वीराज का पुतला लगा देते हैं, अर्थात इसकी मूर्ति बना देते हैं और यहाँ पर रख देते हैं। दोस्तों इस स्थिति में यहाँ पर यह बनती है कि जैसे ही इस बात का पता पृथ्वीराज को लगता है इसका अपमान हुआ। जब संयोगिता से स्वयंवर में कहा जाता है कि हे संयोगिता अपने वर का चयन करो, और दोस्तों जब घूम के आती है तो उसको पता लगता है कि पृथ्वीराज को नहीं बुलाया गया और पृथ्वीराज की मूर्ति द्वार पर लगाई गई है। तो दोस्तों इस स्थिति में ये संयोगिता जो थी ये अपने मन से इस पृथ्वीराज की जो मूर्ति थी, जो पुतला था, इस पुतले को माला पहना देती है। दोस्तों जैसे ही इस पुतले को माला पहनाई जाती है ये जयचंद एक बार फिर मना करता है, ऐसा नहीं, दोबारा उससे कहा जाता है। और इसी दौरान जो पृथ्वीराज था इसका मित्र चंद्रवरदाय और पृथ्वीराज वहां पहुंचते हैं और संयोगिता का अपहरण कर दोस्तों इसे अजमेर ले आते हैं। तो ये संयोगिता का अपहरण, दोस्तों ये संयोगिता का जो अपहरण किया गया था ये सबसे इंपॉर्टेंट रहा है। और यह यदि इसके बारे में यदि हम चर्चा करें तो दोस्तों इस कारण को जो बताया जाता है वो कारण बताते हैं तो चारण साहित्य में इसका सपोर्ट किया जाता है, जिसमें महत्वपूर्ण है चंद्रवरदाय। दोस्तों चंद्रवरदाय के द्वारा इसका पूर्णतः समर्थन किया गया कि इसके द्वारा ही यहां पर जयचंद और पृथ्वीराज के मध्य विवाद उत्पन्न होता है। दोस्तों इसके बाद में यदि हम बात करें कि इसके अलावा इसका जो विरोध करते हैं कि इसको गलत बताते हैं तो जी.एच. ओझा यहां पर इसका विरोध करते हैं कि ये बिल्कुल नहीं था, जबकि चंद्रवरदाय के अलावा यहां पर इसका एक समर्थक और किया जाता है। दोस्तों वो समर्थक था दशरथ शर्मा ने चौहानों का इतिहास लिखा है। दोस्तों उसके अंतर्गत इस बात को स्वीकार किया है कि यह कारण भी संयोगिता का कारण भी रहा है, जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के मध्य जो मतभेद उत्पन्न हुआ। दोस्तों यही चलकर आगे हमारे लिए, हमारे भारत के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनता है, वो कारण हम बात करेंगे आगे। इसके बाद में हम बात करते हैं अगले मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के संबंधों के बारे में। तो दोस्तों मोहम्मद गौरी जो था ये गजनी का रहने वाला था। कहाँ का था दोस्तों? गजनी का रहने वाला था और गजनी से भारत पर आक्रमण करने के लिए ये आता है। और किस तरीके से यहाँ पर हम बात करें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज, मोहम्मद गौरी के बारे में यदि हम बात करें तो ये कहाँ का रहने वाला था? देखिए दोस्तों हम भारत के नक्शे के माध्यम से देखते हैं। देखिए ये गजनी है। तो दोस्तों यहां से ये वाला पाकिस्तान हिस्सा है, ये भी भारत के अंतर्गत आता था पहले, ये अफगानिस्तान वाला हिस्सा है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये यहां से भारत पर आक्रमण करने के लिए आता है। इसके पीछे कारण ये था कि यहां से विपुल धन संपदा ये लूट कर ले जाना चाहता था दोस्तों, और यहां पर ये प्रवेश करता है। अलग अलग ग्रंथ जो हैं दोस्तों, अलग अलग ग्रंथों के मध्य मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज दोनों की जो मुठभेड़ हुई है, जो युद्ध हैं, अलग अलग उल्लेख मिलता है। जैसे हम बात करें, देखिए दोस्तों हम्मीर महाकाव्य में 7 बार इनके युद्धों का उल्लेख किया गया है, जबकि पृथ्वीराज रासो और सुरजन चरित्र
इन दोनों में 21-21 बार युद्ध का उल्लेख मिलता है दोस्तों, जबकि इसके जो प्रमाणिक माने गए हैं वो केवल 2 माने गए हैं। कितने माने गए हैं दोस्तों? 2 युद्ध माने गए हैं, जिसे हम तराइन का प्रथम युद्ध 1191, तराइन का दूसरा युद्ध 1192 मानते हैं और पढ़ते हुए आए हैं। तो 2 ही इसके प्रमाणिक युद्ध है, प्रमुख युद्ध हैं। और इन युद्धों में हम बात करें तो दोस्तों इसके पीछे कारण क्या रहा? इसे मोहम्मद गौरी को आक्रमण करने के लिए जयचंद बुलाता है, या हम कह दें जयचंद ने भी इसका सपोर्ट किया मोहम्मद गौरी का। और ये सबसे बड़ी बात है, ये विश्वासघाती और यही विश्वासघात हमारे भारत के लिए, भारत के साम्राज्य, भारत के शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय के लिए बहुत बड़ा घातक साबित होता है। तो दोस्तों इसके युद्धों की बात करें तो पहला युद्ध आता है तराइन करनाल का युद्ध का प्रथम युद्ध। यह हुआ था दोस्तों 1191 में। एक तरफ तो था पृथ्वीराज चौहान तृतीय और वर्सेज मोहम्मद गौरी, इन दोनों के मध्य दोस्तों ये युद्ध होता है। और इस युद्ध में पृथ्वीराज की ओर से खांडेराव गोविंद ये भी युद्ध कर रहा था दोस्तों। ऐसा कहते हैं कि इस युद्ध के दौरान इस मोहम्मद गौरी के ऊपर इस खांडेराव गोविंद ने यहाँ पर आक्रमण किया था दोस्तों। ऐसा कहते हैं कि इस आक्रमण के दौरान इस गोविंद के दांत टूट गया था, और दांत टूटने के कारण इसको और इतना गुस्सा आया कि इसको ये घायल कर देता है मोहम्मद गौरी को। और दोस्तों इसको यहाँ बंदी बना लिया जाता है, पृथ्वीराज की विजय हो जाती है। और इस विजय के बाद पृथ्वीराज जो था दोस्तों इसे माफ कर देता है, इसे छोड़ देता है, इससे कि भागती हुई जो सेना थी उसके ऊपर आक्रमण नहीं करता। और यही कारण रहता है दोस्तों अगले युद्ध में पृथ्वीराज की पराजय का। दोस्तों दूसरे युद्ध की बात करते हैं, तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था दोस्तों 1192 में। ये भी उसी स्थान पर, यानी घोड़े भी वही, मैदान भी वही, अर्थात दोस्तों मोहम्मद गौरी उसी मैदान में आकर आ डरता है। और यहाँ पर मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज दोनों के मध्य युद्ध होता है। और दोस्तों इन दोनों के मध्य जो युद्ध होता है उसमें एक बहुत बड़ी कूटनीतिक चाल चली जाती है। क्या चाल चली जाती थी दोस्तों? राजपूत जो थे ये एक नियमों के माध्यम से युद्ध किया करते थे, नियमों से बंधे हुए होते थे और उस आधार पर युद्ध किया करते थे। दोस्तों यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। मोहम्मद गौरी ने इसके पास, पृथ्वीराज के पास संदेश भिजवाया। क्यों? क्योंकि इसकी सेना जो थी वो थोड़ी सी घबरा जाती है पृथ्वीराज की सेना, क्योंकि पिछले युद्ध में मोहम्मद गौरी की सेना को पृथ्वीराज की सेना ने पराजित किया था। और दोस्तों मोहम्मद गौरी ने इसके पास एक दूत भेजा और कहा कि हे पृथ्वीराज, मैं संधि करने के मूड में, मैं संधि करना चाहता हूं। और इस तरीके से दोस्तों इसने इसकी सेना को धोखा दिया। पृथ्वीराज की सेना जश्न मनाती रही, रात में यह सोचती रही कि यहाँ पर केवल हम थोड़े से जश्न मनाते हैं, क्योंकि सुबह तो संधि हो ही जाएगी या 2-4-8 दिन में संधि हो जाएगी। परंतु दोस्तों मोहम्मद गौरी जो था यह रात्रि के समय इसने अपने डेरों में आग जला के रखी इनको भ्रमित करने के लिए। उसके अलावा मोहम्मद गौरी जो था इसने यहाँ पर अपनी सेना को सुव्यवस्थित किया, निर्देश दिया और उसको सैनिक टुकड़ियों को 4 भागों में बांट दिया। दोस्तों उसके अलावा इनकी एक विशेषता ये रही है कि इन्होंने जो सैनिक टुकड़ियों को बांटा वह यहाँ पर देखिए दोस्तों, जैसे ये सैनिक है, इन सैनिक टुकड़ियों को इसने इस तरीके से यहाँ पर बांट दिया। इस तरीके से दोस्तों ये जो सैनिक टुकड़ी थी इस ओर से, ये सैनिक टुकड़ी इस ओर से और ये सैनिक टुकड़ी सामने से, अर्थात राजपूतों को चारों ओर से घेर लिया। और राजपूतों को चारों ओर से घेर कर किस समय पर दोस्तों देखिए, सुबह प्रातः काल का समय, प्रातः काल, उस समय आप जानते हैं कि अधिकांश लोग नित्य क्रिया में लगे हुए होते हैं। नित्य क्रिया के अंतर्गत जब नित्य क्रिया में व्यस्त थे पृथ्वीराज की सेना, उस समय
यहाँ पर मोहम्मद गोरी जो था उसकी सेना ने पृथ्वीराज की सेना के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। दोस्तों इस दौरान स्थिति ये होती है कि यहाँ पर पृथ्वीराज की सेना जो थी वो संभल नहीं पाती और अंततः फिर भी वह युद्ध करते हैं। पृथ्वीराज जो था यह हाथी पे बैठकर अपनी सेना को संभालने की कोशिश करने लगा। उस दौरान जब हाथी से नहीं संभल पाई सेना तो वो घोड़े पे बैठकर और सेना का नेतृत्व करते हुए दुश्मनों के ऊपर टूट पड़ा और युद्ध करते हुए दोस्तों ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर ये जो गोविंद था ये भी वीर गति को प्राप्त हो जाता है। और दोस्तों यह यहाँ पर जो थे ये पृथ्वीराज चौहान जो थे वह पराजित हो जाते हैं और पराजित होने के बाद वीर गति कुछ अलग अलग इतिहासकार अलग अलग विद्वानों ने यहाँ पर अलग अलग तर्क दिए हैं। क्या क्या तर्क दिए हैं इसके बारे में हम बात करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पृथ्वीराज विरुद्ध विधि विध्वंस एक ग्रंथ है जिसके अंतर्गत कहा जाता है पृथ्वीराज को वीर युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होता है। जबकि पृथ्वीराज रासो है इसमें कहा जाता है कि इसको पकड़कर यहाँ से गजनी ले जाया गया और वहां पर उसने शब्द वेदी बाण से मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी और वहां पर वह चंद्रवरदाय और पृथ्वीराज ने भी दोनों ने आपस में आत्महत्या कर ली। तो दोस्तों अलग अलग विद्वान अलग अलग यहाँ पर मत देते हैं इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ जो ग्रंथ है उनके आधार पर कि यहाँ पर इस युद्ध के बाद पृथ्वीराज का क्या हुआ। दोस्तों आपको मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, यहाँ पर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है। वह क्वेश्चन ये था कि यहीं पर मैं बात कर लेता हूं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये है कि इस दूसरे युद्ध के दौरान यानी 1192 में एक व्यक्ति पृथ्वीराज के साम्राज्य के समय मोहम्मद गोरी के साथ भारत आया था जिसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इसके साथ आए थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे और इन्होंने अजमेर में अपना स्थान बनाया था, यहाँ पर अपने दरगाह बनवाई अंत में। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम बात करें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यहाँ पर आते हैं। क्वेश्चन इसमें किस तरीके से पूछा जाता है दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके समय आए थे। तो दोस्तों वहां पर हम सो लेते हैं किसके साथ, गोरी के साथ नहीं, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासन काल में यहाँ पर आए थे। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। अब देखिए दोस्तों इसका पृथ्वीराज का क्या होता है, इसके बाद क्या स्थिति बनती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इस युद्ध के बाद की स्थिति की बात करें तो अलग अलग विद्वान अलग अलग ग्रंथ जो है वो क्या बात करते हैं, विरुद्ध विधि विध्वंस। दोस्तों इसके तहत कहा जाता है कि ये वीर गति को प्राप्त हो जाता है, अर्थात ये रण क्षेत्र में वीर गति को प्राप्त हो जाता है। कहां पर, रण क्षेत्र में। जबकि यदि हम बात करें कि पारसी इतिहासकार जो है, पारसी इतिहासकार ये कहते हैं कि सिरसा जो था, इस सिरसा के अंतर्गत इसको पकड़ लिया जाता है, इसे अंधा कर दिया जाता है और अंधा कर कर इसे मार दिया जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार से सिरसा के अंतर्गत इसको मार दिया गया। जबकि पृथ्वीराज रासो जो कि चंद्रवरदाय के द्वारा लिखा गया है, जिसे बाद में उसके पुत्र जल्लन ने पूरा किया था। तो दोस्तों ऐसा कहते हैं कि पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज चौहान को गजनी ले जाया जाता है। कहां पर, गजनी। अब देखिए दोस्तों इस कारण से इस मत को मानने वालों के लिए ये भी माना जाता है कि जब इसको गजनी ले जाया गया तो पृथ्वीराज रासो में कहा जाता है कि वहां इसको बंदी बना लिया जाता है। इसका एक मित्र था, पृथ्वीराज का मित्र था चंद्रवरदाय दोस्तों, और चंद्रवरदाय के लिए कहा जाता है इनकी एक थाल जन्म एक थाल मरण, अर्थात एक ही दिन पैदा हुए थे और मृत्यु भी इनकी दोनों की एक ही साथ हुई थी, एक ही दिन हुई थी। तो देखिए गजनी इसको पकड़ के ले जाया गया। वहां पर कहा जाता है कि पृथ्वीराज को कैद किया हुआ था और चंद्रवरदाय भी वहां पहुंच जाता है। और जैसे ही वहां पर मोहम्मद गोरी को वह
चंद्रवरदाय बताता है कि पृथ्वीराज जो है, पृथ्वीराज को शब्द वेदी बाण चलाना आता है। तो दोस्तों कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी कहता है कि मैं इसका प्रदर्शन देखना चाहता हूं, और ये कहकर उसकी दोनों आंखें फुड़वा देता है। दोस्तों जब उसकी आंखें फुड़वा दी गई तो इस कारण से यहाँ पर चंद्रवरदाय इस एक कूटनीतिक चाल चलते हैं कि मैं मोहम्मद गौरी को मारें, और पृथ्वीराज चौहान को एक इशारे के माध्यम से किस तरीके से उसको जेल से बाहर लाया गया, बाहर लाकर ग्राउंड में खड़ा कर दिया गया। महलों के ऊपर मोहम्मद गौरी बैठ जाता है, और जब वो ऊपर बैठ जाता है तो दोस्तों चंद्रवरदाय जो था वह उसका एक प्रमाण देता है। वो कहता है कि ये भी राजा है, ये राजा है, इसलिए मेरी बात नहीं मानेगा, आपको कहना पड़ेगा कि हे पृथ्वीराज बाण चला। तो दोस्तों जब इस बात को यहाँ पर होता है, तो जब वो मोहम्मद गौरी ऊपर महलों में जाकर बैठ जाता है, वहां से वो जब पृथ्वीराज से ये बात कहता है कि हे पृथ्वीराज बाण चला, तो उस समय चंद्रवरदाय इसको एक प्रमाण देता है, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुरतान है मत चूके चौहान। और दोस्तों ये पृथ्वीराज चौहान जो था उसी की आवाज पर, किसकी पर, मोहम्मद गौरी की आवाज पर बाण चलाता है, और वो वहीं पर ढेर हो जाता है। दोस्तों उसके बाद पृथ्वीराज और चंद्रवरदाय दोनों भी आत्महत्या कर लेते हैं। एक कटार से चंद्रवरदाय इसको घोंपता है और पृथ्वीराज चंद्रवरदाय को घोंपता है। इस तरीके से इस मत को मानने वाले के हिसाब से इस पृथ्वीराज की छतरी अफगानिस्तान में बनी हुई है। तो दोस्तों ये रहा। इसके बाद में यदि हम बात करें तो यहाँ पर इसके बाद क्या स्थिति बनती है, तो इससे हम बात करते हैं इस हार के पीछे कारणों की बात की जाए तो दोस्तों इस हार के कारणों की बात करें, कारणों में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर गौरी का कूटनीतिक चाल, गौरी कूटनीति, दोस्तों ये कूटनीति रही है उसकी गौरी की। और दूसरी हम बात कर सकते हैं कि राजपूत थे वह एक, हम यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान जो था वह ठीक से नेतृत्व नहीं कर पाया इस युद्ध के दौरान। उसके बाद में ये कहा जाता है, साहित्य चारण साहित्य में कहा गया है कि नाट्यरंभा नामक एक घोड़ा था। ये जो घोड़ा था ये नाचने में प्रवीण था, और इसको भी कारण बताया जाता है कि जिस घोड़े पर पृथ्वीराज चौहान युद्ध कर रहा था उस घोड़े नाचने में, नृत्य करने में प्रवीण था, और उस पर जैसे वह बैठा तो वहां पर युद्ध में आगे नहीं बढ़ा और डांस करने लगता है और नाचने लगता है। इसी कारण से इसकी पराजय हो गई। दोस्तों ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस हार को छुपाने के कारण बताए जा सकते हैं, मान सकते हैं, इतिहासकार ऐसा मानते हैं। अब हम बात करें कि इस समय यहां पर स्थिति यह बनती है, अब आगे क्या रहा, तो आगे की स्थिति यहां पर यह बनी दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान, गोपीनाथ शर्मा और दशरथ शर्मा इस बात को मानते हैं कि यहां पर पृथ्वीराज चौहान को डॉक्टर शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा और गोपीनाथ शर्मा दोनों इस बात को मानते हैं दोस्तों कि इसको पकड़कर अजमेर ले जाया गया, और यहां पर इससे कहा गया कि मेरी अधीनता स्वीकार कर, परंतु जब इसने इसकी अधीनता स्वीकार नहीं की तो यहां पर इसे मार दिया गया, इसे मौत की घाट उतार दिया गया। तो दोस्तों अलग अलग विद्वान अलग अलग यहां पर बात करते हैं, प्रामाणिकता आधुनिक इतिहासकारों के माध्यम से देखें तो इन दोनों की हम मान सकते हैं कि अजमेर के। और इसी तरीके से इनका जो छतरी बनी हुई है मानते हैं कि अफगानिस्तान में बनी हुई, जबकि इसका स्मारक जो बना हुआ है वह अजमेर में बना हुआ है दोस्तों। इसके बाद हम बात करें पृथ्वीराज चौहान के बाद में इसका जो पुत्र था गोविंद, ये गोविंद जो था दोस्तों ये मोहम्मद गौरी का जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसकी अधीनता स्वीकार कर यहाँ अजमेर का शासक बन जाता है। और इसके बाद में 1194 में इसका पृथ्वीराज चौहान का भाई था हरिराज, और उस हरिराज ने 1194 में गोविंद को पराजित किया, यहाँ से मार कूट कर भगा दिया। तो दोस्तों यहाँ पर गोविंद जो था, गोविंद को पराजित कर
हरिराज इसने अधिकार कर लेता है और इसी समय मोहम्मद गौरी जो था यानी कुतुबुद्दीन ऐबक इसे पराजित कर यहाँ से भगा देता है हरिराज को, और गोविंद चला जाता है रणथंभौर और रणथंभौर में जाकर रणथंभौर के चौहानों की शाखा की स्थापना करता है। दोस्तों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अधिक से अधिक व्यक्तियों के पास पहुंचाइए जो तैयारी कर रहे हैं। और आप सभी का इस क्लास में बहुत बहुत धन्यवाद। ऑनलाइन क्लासेज ज्ञान गंगा में, और इसी तरीके से मैं आगे वीडियो बनाता रहूँगा, अर्थात इसी तरीके से मैं ऑनलाइन क्लासेज लेता रहूँगा और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद सभी को।